हेलो बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप थे वो हमने कर लिए थे भाई। उसके अंदर चाहे आपके केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे तुम्हारी डिकम्पोजिशन हो, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिडॉक्स, मतलब हर टाइप की रिएक्शन हमने कर ली थी। और हमारे केवल 3 ही टॉपिक छोड़े थे हमने, जो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। कौन कौन से थे? पहला था आपका कोरोजन का, जिसको हम संरक्षण बोलते हैं। दूसरा था आपका रेंसिडिटी का, जिसको हम विकृति गंधिता बोलते हैं। और एक टॉपिक रहता है आपका कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कि कोई भी आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और उसको संतुलित कैसे करेंगे, तो वो हम सब लास्ट में करेंगे। पहले हम बात करेंगे कोरोजन की और रेंसिडिटी की। कोरोजन का मतलब क्या है? कोरोजन का मतलब अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो जिस तरह लोहे पर जंग लग जाओ है, वो क्या आपका एक कोरोजन का टाइप है। कि जब भी किसी भी मेटल को आप ऐसी जगह पे रख दें कि वो हवा के कांटेक्ट में भी आ जावे और नमी के कांटेक्ट में भी आ जाए, उससे वो ख़राब हो जाओगी वो धातु, उसके ऊपर कोई ना कोई दूसरी लेयर डिपॉजिट हो जाओगी, जिसके कारण वो धातु धीरे धीरे कमज़ोर होती रहेगी और अपनी जो मजबूती है उसको खो देगी, अपनी जो असली पहचान है उसको खो देगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी एलिमेंट को, किसी भी धातु को, अगर आप एलिमेंट की बात करूँ तो मतलब धातु का जिक्र हो यहाँ, बाकी किसी का नहीं, कि किसी भी धातु को जब आप ऐसी जगह पे रख देते हो कि जहाँ वो हवा के कांटेक्ट में भी आ रही है, वो नमी के कांटेक्ट में भी आ रही है, तो उसके ऊपर किसी न किसी दूसरे मटेरियल की एक लेयर डिपॉजिट हो जाओगी, एक परत जमा हो जाओगी, और उसी कारण उसको बोलते हैं कोरोजन। तो होता क्या है कोरोजन? द प्रोसेस इन विच मेटल गेट्स डस्टेड और कोरोडेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, कि हवा और नमी के कांटेक्ट में आने के कारण जब कोई भी धातु है वो ख़राब हो जाती है तो उसको बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं? लोहे को अगर हमने बाहर रख दिया तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं कि लोहे पे जंग लग गया, और लोहा जो अपनी असलियत की जो पहचान, अपनी जो मजबूती है वो खो देगा। दूसरा जो आपका एक चैप्टर पढ़ाएंगे आप मेटल और नॉन मेटल, उसके अंदर हम ये पढ़ाएंगे कि भाई जो आपका चांदी है, जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, चांदी, उसके ऊपर हवा का यानी ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो अपना घरों में जो ज्वेलरी हो, जो माता बहने पहने अपने, वो जो चांदी की जो ज्वेलरी है वो कुछ टाइम के बाद काली पड़ जाओ भाई। कह देवा कि जो सुनार है उसने मिलावट कर दी होगी, कुछ ऐसा नहीं है। वैसे तो ऑक्सीजन के साथ तो जो आपका सिल्वर है, चांदी है, वो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा है उसके अंदर बहुत सारी गैसें हैं, और उन गैसों में से एक गैस आपकी सल्फ़र गैस। वो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, वो सल्फ़र गैस आपकी चांदी के साथ, सिल्वर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना देगी, Ag2S बोलते हैं जिसको। और उसी सिल्वर सल्फाइड, जो सिल्वर सल्फाइड बनेगा ना आपका, उसी सिल्वर सल्फाइड के कारण आपका जो चांदी का रंग है वो कैसा हो जाएगा भाई? ब्लैक। यानी वैसे चांदी को अगर आप हवा में रखोगे तो वो काली क्यों पड़ जाएगा? कहने का मतलब यही कि चांदी को जब हवा में रखेंगे तो काली क्यों पड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद? तो सीधा सा जवाब ये है कि जब चांदी को आप हवा के अंदर रखोगे, एटमॉस्फेयर के अंदर रखोगे, तो हमारे हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फ़र गैस है, वो सल्फ़र गैस चांदी के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना देगी। और सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण, यानी जो चांदी थी ना, उसके ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड की लेयर डिपॉजिट हो जाओगी, लेयर बन जाओगी, और उसी लेयर के कारण आपकी जो चांदी है वो काली पड़ जाओगी। तांबा अगर कुछ टाइम तक बाहर रख दोगे तो तांबे के ऊपर आपको हरे रंग की एक परत दिखाई देगी। उसका कारण भी क्या है? वैसे तांबा है वो ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जब तांबे को आप बाहर रखते हो हवा के अंदर, तो हवा के अंदर जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके साथ रिएक्शन करके तांबा जो आपका कॉपर है वो कॉपर कार्बोनेट बना देगा। और कॉपर कार्बोनेट के कारण ये क्या है, आपका कलर कैसा होता है कॉपर कार्बोनेट का? एक ग्रीन टाइप की लेयर बन जाओगी उस कॉपर के ऊपर, और इसी कारण से वो आपको हरे रंग का दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, किसी भी मेटल को जब आप बाहर रख रहे हो एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हवा के संपर्क में आने से या नमी के संपर्क में आने से अगर खराब होने लग रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोरोजन। उसके बाद अगला है भाई आपका रेंसिडिटी, यानी विकृति गंधिता। एक टाइप का कोरोजन ही है, बस फर्क क्या है? कोरोजन के अंदर तो हम बात कर रहे थे कि जो आपकी मेटल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं हवा के संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में आने से। रेंसिडिटी के अंदर आप बात करेंगे जो आपका ऑयली फास्ट फूड होता है, तेलीय जो भोजन होता है, जो तड़ा हुआ भोजन होता है,
उस भोजन को जब आप हवा के अंदर रख देते हो, या वो भोजन जब हवा और नमी के कांटेक्ट में आएगा, तो वो भोजन आपका वो खराब हो जाएगा, खाने जैसा नहीं रहेगा, उसका टेस्ट भी मतलब खाने लायक नहीं रहेगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा उसका, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये प्रोसेस आपका रेंसिडिटी कहलाएगी। कि जब भी आपका कोई ऑयली फूड है उसको अगर आप हवा के अंदर रख रहे हो, तो हवा के अंदर रखने के कारण वो फूड है वो खाने लायक नहीं रहेगा, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि वो भोजन आपका वो खराब हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी या विकृति गंधता, यानी कि ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर तड़ा हुआ भोजन जब हवा के कांटेक्ट में आएगा तो वो खराब हो जाएगा, उसका स्वाद है वो भी बिगड़ जाएगा, उसकी जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाएगी। उस प्रोसेस का नाम है आपका रेंसिडिटी या विकृति गंधता। जैसे कोरोजन पड़ा था, कोरोजन को रोकने के भी कुछ उपाय हैं। अब जैसे लोहे को जंग लगने से बचाना है तो क्या तरीका है भाई, पेंट कर दो, उसके ऊपर ग्रीस लगा दो, तेल लगा दो, या फिर किसी दूसरी डिजायर्ड मेटल की, जो मेटल की किसी दूसरी, जैसे लोहे के ऊपर आप जिंक की अगर लेयर डिपॉजिट करवा देते हो तो लोहा आपका वो खराब नहीं होगा। जो बड़े बड़े पुल वगैरह बनाए जाते हैं, लोहे के ब्रिज बनाए जाते हैं, उनके अंदर यूँ नहीं है कि लोहे की गाटर वगैरह लोहे का मटेरियल लगा के छोड़ दें, उनके ऊपर जिंक की एक लेयर डिपॉजिट करी जाए। उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ये सदलेपन बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो गैल्वेनाइजेशन है क्या कि लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ जाओगी, जिंक की अगर परत लोहे के ऊपर चढ़ा दी तो अब जो नमी और हवा के कांटेक्ट में आएगा ना, लोहा नहीं आएगा आपका, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो लोहा आपका खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा तो जो आपने ब्रिज बनाया है, जो आपने कुछ भी बनाया लोहे से, तो वो जल्दी से खराब नहीं होगा इतना जल्दी वो। तो जैसे लोहे को रोकने के कुछ जंग रस्टिंग को, कोरोजन को रोकने के कुछ उपाय हैं, वैसे ही रेंसिडिटी को रोकने के भी कुछ उपाय हैं। किन तरीकों के द्वारा आप रेंसिडिटी ने कम कर सकें? पहली बात तो वही भोजन ढक के रखा। सबसे पहला जो तरीका होगा भोजन को ख़राब होने से बचाने का, वो ये कि भोजन को बचा के रखें, ढक के रखें। दूसरा है कि भोजन को एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, जैसे फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में रखने से क्या होगा कि फ्रिज में रखने से एक तो वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा भोजन, और अगर जितना जल्दी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा उतना ही जल्दी वो ख़राब नहीं होगा। जितना जल्दी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा उतना ही जल्दी ख़राब होगा। तो फ्रिज में रखने से भोजन जो है आपका वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, इस कारण से आपका भोजन खराब नहीं होगा। दूसरा, जो भोजन को, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, चिप्स कुरकुरे जो तले हुए भोजन होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, इनको पैक करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा हो कि जिस पैकेट के अंदर इनको पैक कराया जाओ, जैसे बिस्किट वगैरह हो गए, इनको जिस पैकेट में पैक कराया जाओ है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाओ। नाइट्रोजन गैस भरने का एडवांटेज क्या रहेगा कि ये जो नाइट्रोजन गैस है ये उस भोजन को हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगी, और जब तक भोजन आपका हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो खराब नहीं होगा। ये तरीके हैं। तीसरा एक तरीका है कि एंटीऑक्सीडेंट यूज करें। एक जो तरीका था वो था एंटीऑक्सीडेंट यूज करके, कि भोजन जो है उसके अंदर आप कोई ना कोई ऐसा है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो हवा के कांटेक्ट में ना आने दे। जैसे मैं बात करूं, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड क्या करेगा कि डायरेक्ट भोजन को जो कांटेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ वो तोड़ देगा कुछ टाइम के लिए, तो भोजन आपका जल्दी से खराब नहीं होगा। तो ये दो प्रोसेस थे, एक आपका कोरोजन और एक आपका रेंसिडिटी। कोरोजन में ध्यान रखना, किसी मेटल का जब हवा और नमी के कांटेक्ट में आने से वो खराब हो जाओ तो उस प्रोसेस का नाम होगा आपका कोरोजन। और जब तड़ा हुआ जो भोजन है वो जब हवा के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाए, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए, तो ये सब चीज़ें, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे रेंसिडिटी। कोरोजन को रोकने के तरीके मैंने बता दिए, पेंट कर दोगे और तेल लगा दिया, ग्रीस लगा दिया, किसी दूसरी मेटल के उसके ऊपर लेयर डिपॉजिट करवा दी, तो ये तरीके हैं कोरोजन को रोकने के। रेंसिडिटी को रोकने के यही हैं कि भोजन को कम टेम्परेचर पर रखा जाए, या नाइट्रोजन गैस भर दी जाओ जिन पैकेट के अंदर आप भोजन स्टोर कर रहे हो, वो किसी एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करा जाए, या फिर लाइट से भी दूर रखा जाए। एक तो ये भी होता है कि आप भोजन को लाइट से दूर रखें, क्योंकि लाइट के अंदर जैसे जैसे भोजन आपका जितना ज़्यादा लाइट के पास रहेगा उसका ऑक्सीडेशन उतना ही जल्दी होगा, और जितना इजीली ऑक्सीडेशन होगा, जितना जल्दी ऑक्सीडेशन होगा भोजन आपका उतना ही जल्दी स्पॉइल्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये तरीके थे आपके कोरोजन को रोकना क्या है, रोक का कैसे जाओ है, रेंसिडिटी क्या है और उसको रोकने के तरीके क्या हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचता आपका, और वो है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अब वो करते हैं।
लास्ट जो टॉपिक हमारा बचता है वो है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कि कोई भी आपको रासायनिक समीकरण गिवन होगा, केमिकल इक्वेशन गिवन होगी और आपको उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे कैसे? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसने कहूँगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो के अंदर कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जो इक्वेशन आपको दे रखे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स हैं, अगर दोनों साइड बराबर हैं तो आपकी रिएक्शन या जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कराया जाए। मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ भाई, Fe प्लस H2O और ये आपको दे देगा Fe3O4 प्लस H2। यानी जब लोहे को स्टीम के साथ, ये आपकी ध्यान रखना स्टीम है यहाँ पे, क्योंकि वाटर के साथ लोहा रिएक्शन करेगा नहीं। ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड बनेगा और ये आपका गैस बनेगा। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ये आपको केमिकल इक्वेशन गिवन है, इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। क्या तरीके हैं भाई, कौन कौन से स्टेप होंगे? देखो 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम जो अपन ने करना है वो ये है कि जो जो आपको इक्वेशन दी गई है केमिकल इक्वेशन, उसके अंदर आपको बॉक्सेज में फिट करना जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। जैसे इसके अंदर ये दे रखे आपको, मैं दोबारा लिख दूँ इक्वेशन, Fe प्लस, थोड़ा सा गैप ले लो भाई, ये आपका H2O और ये आपको क्या गिवन है, Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि जो भी आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड दे रखे हैं सबको एक बॉक्स के अंदर फिट कर लो। बॉक्स बनाने का मतलब क्या है कि जो भी गुणा घटा जोड़ भाग करना है वो हम इन बॉक्सेस से बाहर करेंगे, अंदर कुछ नहीं करना है, सब कुछ इनके बाहर होगा। पहला काम ये स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, पहले स्टेप के अंदर कि जो जो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन है सबको एक एक बॉक्सेस के अंदर फिट कर लो। हो गए पहला काम, ये पहला काम हो गया। दूसरे के अंदर क्या करोगे, आपको एक टेबल बनानी है और उस टेबल के अंदर आपको ये लिखना है कि एक साइड तो लिखोगे यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ होगा तुम्हारा प्रोडक्ट, एक मिनट रुकना, यहाँ तो होगा तुम्हारा एलिमेंट, यहाँ रहेगा तुम्हारा रिएक्टेंट और यहाँ रहेगा तुम्हारा प्रोडक्ट। एलिमेंट का मतलब ये जो आपको केमिकल इक्वेशन गिवन है इसके अंदर कौन कौन से एटम यूज होने लग रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं। सबसे पहला कौन सा यूज हो रहा है, आयरन, तो ये हमने लिख दिया Fe। अब Fe जो है वो रिएक्टेंट की साइड कितने Fe हैं, देखो इसके बाहर के लिख रखे, ध्यान रखना स्टेप फर्स्ट यहाँ है, इसके आगे जो लिखा होगा वो इसकी संख्या होगी भाई। रिएक्टेंट की साइड Fe के सामने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो कितने हैं भाई, आयरन 1। इस साइड आयरन कितने हैं, Fe के नीचे कौन है, 3, तो ये आ गया 3। दूसरा कौन है, अब देखो कौन से एलिमेंट है, यहाँ H2O मत लिख दियो, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ दूसरा लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 2, इस साइड कितने हैं, 2। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। पहला काम क्या करा कि जो जो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन है सबको बॉक्सेस के अंदर फिट कर दिया। दूसरा काम क्या है कि एक छोटी सी टेबल बना लो, एक साइड एलिमेंट लिखोगे, फिर वो एलिमेंट रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 काम हो गए। तीसरा काम करना है, अब ये जो टेबल बनी है इस टेबल के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एटम बराबर करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ आयरन 1 है, यहाँ आयरन 3 है, तो बैलेंस कब होगी, जब यहाँ भी 3 हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन इस साइड 4 है और इस साइड कितना है, 1। तो या तो पहले इसको बैलेंस कर लो या पहले इसको बैलेंस कर लो, मर्जी है तुम्हारी। कोशिश करो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, कोशिश करना मोस्टली केसेज में कि जो ज़्यादा नंबर है ना जिसके एटम के, जिसके ज़्यादा नंबर हैं, जो कहते हैं कि जिसके ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं
पहले कोशिश करो उसको बैलेंस करने की। या फिर एक तरीका और अपनाना, यहाँ तो डायरेक्ट ऑन लग रहा है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन केस कभी कभार ये होगा कि यहाँ 3 मिल गया और यहाँ 4 मिल गया, अब इसको बैलेंस क्यों कर करा जाए, बैलेंस करने का तरीका ये, इसने तो 4 तक करा और इसने 3 तक करा। तो ये करने की बजाय आप इस पे फोकस करो कि डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करने से ये बैलेंस होने लग रहा है, तो एक बार इस स्टेप को छोड़ दो, क्योंकि ये लेंथ ही चला जाएगा, हो तो जाओगा लेकिन ये लेंथ ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने थी, यहाँ ऑक्सीजन आपकी 1 थी और यहाँ ऑक्सीजन थी 4। अब बैलेंस करेंगे, पहले मान लो ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का मतलब इस साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तक। अब 4 किस साइड मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं, रिएक्टेंट की साइड। रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ, तो 4 यहाँ लिख दिया भाई। अब 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए बैलेंस। तो इसे 1 की बजाय क्या रख दूँ, 4, ये तो हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन पे क्या फर्क पड़ गया भाई, 4 दूनी 8, इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने, 8, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। इस साइड किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से। यानी अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं, अगर यहाँ मैं 4 लिख दूं तो 4 दूनी 8, यानी कि इस साइड में मेरे कितने हो गए हाइड्रोजन, 8 हो गए। ये बैलेंस होगी, ये बैलेंस होगी, बच कौन गया, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। किसकी बात हो रही है, आयरन की। तो यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कहाँ होगा, रिएक्टेंट की साइड यानी अभिकारक की तरफ। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी आपके कितने हो गए, 3, 3, 3, 8, 8, 4, 4। दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स जो हैं वो बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, यानी इसको अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ, ये तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, 3Fe प्लस 4H2O ये क्या देगा आपको, Fe3O4 प्लस 4H2 ये देगा। अब देखो रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। हमने कितने स्टेप करे हैं, पहला स्टेप, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको गिवन है सबको बॉक्सेज में बंद कर दो, कुछ करना है ही नहीं है, बॉक्सेज में बंद कर दो, बात खत्म। दूसरा काम क्या है कि एक टेबल बनानी है, एक साइड एलिमेंट रखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर यूज हो रहे हैं, कौन कौन से एटम है, आयरन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोर, सल्फर, कुछ भी है वो लेंगे। दूसरी साइड उनकी संख्या रिएक्टेंट में कितनी है और प्रोडक्ट में उनकी कितनी है। यहाँ रिएक्टेंट में देखा था हमने, पहले 1 था तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 3 थे तो 3 लिख दिए। अब तीसरा स्टेप है कि इनको बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करोगे, जो भी एटम आपका डायरेक्ट 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करने से अगर बैलेंस हो रहा है तो पहले उसको बैलेंस करो, उनको बैलेंस करते जाओ, धीरे धीरे बैलेंस करते जाओगे, हर एक चीज़ अपने आप बैलेंस होती चली जाओगी। बस इस चीज़ से बच लेना कि यहाँ मान लीजिए 2 है और यहाँ 3 है, अब इनको बैलेंस कैसे करें, तो इस साइड और मान लीजिए 1 ये दे दिया, यहाँ 4 और यहाँ 1, अब इनको बैलेंस करना है तो इसको 3 से करोगे, इसको 2 से करोगे, तब जाके ये बैलेंस होगी। ये करने की बजाय पहला स्टेप ये उठाना कि इसको मैं 4 से कर दूं तो ये 4 4 बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखना ये स्टेप अगर करोगे ना तो ये स्टेप तुम्हारा बच जाएगा, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा ये। तो बस ये ध्यान रखना, वरना अगर ऊपर वाला प्रोसेस ये लगाओगे ना, 2 को 3 से करोगे, 3 को 2 से करोगे तो सवाल बहुत लंबा चला जाएगा आपका। इतना करने के बाद बॉक्सेज में बंद किया, एटम्स बराबर करे, बैलेंस होगी, इक्वेशन तो बैलेंस होगी। लेकिन एक लास्ट स्टेप और करना है कि इनकी जो फिजिकल स्टेट है उसको और लिखना है। ये किस में था, सॉलिड में, ये किस में था, स्टीम के अंदर, यानी इसको मैं गैसियस फॉर्म में लिख सकूं, गैस। ये आपका सॉलिड था और ये आपका गैस था। तो इनकी फिजिकल स्टेट बैलेंस करने के बाद एक काम करना है, इनकी फिजिकल स्टेट लिख दी। अब ये रिएक्शन तुम्हारी टोटली बैलेंस है और इसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बार फिर से बता दूं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के मुश्किल से 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको गिवन है उनको बॉक्सेज में बंद कर लो, उनके बाहर करना है, जो करना है उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है।
पहला स्टेप पूरा। दूसरे स्टेप के अंदर एक टेबल बनानी है, एक पहले लिखोगे कि एलिमेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, दूसरा उनकी संख्या, रिएक्टेंट की साइड कितनी है, प्रोडक्ट की साइड कितनी है। फिर कोशिश करो तीसरे स्टेप के अंदर बैलेंस जब करोगे तो कोशिश करो जो सबसे ज़्यादा संख्या में एटम दे रखे हैं, जिसके ज़्यादा संख्या में एटम है या जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं, पहले कोशिश करो उसको बैलेंस करने की। और उसको भी बैलेंस तब इजी रहेगा करना जब वो डायरेक्ट 1 2 3 4 5 इनसे मल्टीप्लाई करने से अगर बैलेंस हो रहा है तो मैं पहले उसको बैलेंस करो। वो बैलेंस होगा, ऊपर वाले धीरे धीरे अपने आप बैलेंस होते चले जाओगे। बैलेंस करने के बाद उनकी फिजिकल स्टेट लिख देना। ये जो इक्वेशन तुम्हारी बनेगी ये बनेगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये था तुम्हारा चैप्टर पहला जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसके अंदर एक या दो एनसीईआरटी का क्वेश्चन और आया जाओ आपका कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले साफ़ क्यों कराया जाओ। कई बार पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर हीटिंग या बिफोर, मतलब जलाना उसको, जब भी आप उसका ऑक्सीडेशन करने लग रहे हो तो जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों कराया जाओगे, बर्निंग से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों कराया जाओ। इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप बाहर हवा में रखोगे तो वो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और उसके अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्योंकि देखो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, तो मैग्नीशियम आपकी क्या है, एक मेटल है, और वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में रखा तो उस मैग्नीशियम ने क्या करा, वायुमंडल से ऑक्सीजन ले ली और ऑक्सीजन के कारण क्या रिएक्शन करके बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक किसकी लेयर डिपॉजिट होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड उस रिबन को आप जलाओगे, अब उसके ऊपर तो लेयर डिपॉजिट है, जब तक उसको साफ़ नहीं करोगे तब तक वो अच्छे से जलेगा नहीं। तो उसका कंप्लीट कंबस्शन करने के लिए, पूरी तरीके से उसको जलाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसने साफ़ करना पड़ेगा पहले। तो ध्यान रखना कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों कराया जाएगा है, सीधा सीधा रीज़न ये है कि मैग्नीशियम जब हवा के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेगा अपने ऊपर, और अपने ऊपर जो मैग्नीशियम की परत बनी है उसके कारण वो पूरी तरीके से नहीं जल सकेगा। तो पूरी तरीके से अगर उसको जलाना है तो उसके लिए उसके ऊपर जो लेयर बन रही है उसको हटाना पड़ेगा, इसीलिए उसको साफ़ कराया जाओ। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट, नाम था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। मोस्टली इसका जो पार्ट था जितना एनसीईआरटी में आपका गिवन है, कोशिश की है लगभग, मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि मैंने पूरे का पूरा करवा दिया, लेकिन जितना हो सकता था, जितना मैं करवा सकता था मैंने करवा दिया। अगर उसके बावजूद कोई डाउट रहता तो आप पूछ लियो। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है, अपना अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू, टेक केयर।